हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? A lot of students were requesting me for the digital communication MCQ videos. So we are starting the digital communication MCQ practice session. और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, we are starting from the unit 2, right? Unit 1 में probability and statistics है, so it is a lot of practice which is required. So I am giving you some time. Do check out my theory lectures. जाइए theory lectures पे देखिए. Probability statistics के concept थोड़े strong कराइए. Otherwise what you can do, you can check the notes पे जाइए, ड्राइव लिंक में जाइए, notes check out करिए और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, राइट? तो यूनिट 1 को हम लास्ट में रखेंगे जिससे कि आपको टाइम मिल जाए, इनफ टाइम मिल जाए एंड यू विल रीड द कॉन्सेप्ट, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 2 विच इज द डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक्स, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड आई हैव कंपाइल्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. I will be sharing these questions with you as well. PPT also I will be sharing with you. But as of now, you should understand the concept. So let's start with the first question. Analog to digital conversion includes. Analog to digital conversion करने के लिए हमें sampling और क्वेंटाइजेशन दोनों करना पड़ता है. सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग में हम जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स है उसको टाइम के एक्सिस पर कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स पर उसकी वैल्यू ले लेते हैं, राइट? सो राइट, यू कैन सी ओवर हियर आई एम मेकिंग सम सिग्नल. ये सिग्नल ले लिया है हमने, राइट? सो इस सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, टाइम की एक्सिस पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सिग्नल को मेजर कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, फिर यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. एवरी टाइम वी आर नॉट मेजरिंग इट. क्वेंटाइजेशन में क्या होता है, हम पर्टिकुलर वाई एक्सिस पर वैल्यूज बना रहे हैं. उस रेंज पर हम एक ही, इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज इस रेंज के बीच में आएंगी उनको हम एक ही लेवल पे कंसीडर करेंगे, राइट? सो लेट सपोज यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक ही रेंज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट सपोज 3 पॉइंट्स आते हैं, तो उन 3 पॉइंट को हम एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज क्वेंटाइजेशन. सो अगर हम डिस्क्रीटाइज कर रहे हैं टाइम एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, दैट इज सैम्पलिंग. वाई एक्सिस को डिस्क्रीटाइज करते हैं तो दैट इज क्वेंटाइजेशन. तो एनालॉग से डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों ही चीजें चाहिए, सैम्पलिंग भी, क्वेंटाइजेशन भी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ रिसीवर? रिसीवर में सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए एंड इट शुड हैव मल्टीपल पैरेलल रिसीवर चेन एज वेल. तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो अगर मेरे पास सिग्नल है जो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड सिग्नल, तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होता है. हमें पता होना चाहिए कि इनपुट फेज क्या था और उसी फेज के अकॉर्डिंग हम रिसीवर को सिंक्रोनाइज करते हैं. सिंक्रोनाइज नहीं होगा रिसीवर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, गलत इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर सकते हैं. तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल पैरेलल रिसीवर चेन भी हमें रिक्वायर्ड होता है. What conditions must be fulfilled in a good digital communication system? Right? High data rate होना चाहिए, high fidelity होनी चाहिए जिससे कि कॉल ड्रॉपिंग और डेटा लॉस ना हो, लो ट्रांसमिटिंग पावर होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव. वायर्ड चैनल्स लॉसी होते हैं एंड दिस इज द रीजन वी आर मूविंग टू द वायरलेस वर्ल्ड, राइट? क्योंकि बहुत सारे लॉसेज होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द वायर्ड चैनल्स. The equivalent temperature in a receiver design must be kept. जो रिसीवर डिज़ाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, लो, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो लॉसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं रिसीवर के अंदर. सो वी टेक सम टाइप ऑफ हीट सिंक इन द रिसीवर. हीट सिंक क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं रिसीवर में. विच करेक्ट द सैम्पलिंग टाइम प्रॉब्लम इन द डिजिटल सिस्टम? इंटरपोलेटर को यूज करते हैं जब सैम्पलिंग टाइम प्रॉब्लम आने लग जाती है. आई टोल्ड यू सैम्पलिंग क्या होता है, टाइम एक्सिस को डिस्क्रिटाइज करना. सो सैम्पलिंग टाइम की एक्सिस को डिस्क्रिटाइज करने से भी सैम्पलिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं. सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेटर, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरपोलेटर. What are the main features of a transmitter? ट्रांसमीटर की हाई क्लॉक स्पीड होनी चाहिए क्योंकि इनपुट अगर बहुत फास्ट रेट से वेरी कर रहा है तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होना चाहिए, उसमें वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए. अगर इनपुट बहुत जल्दी चेंज हो गया, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया तो डेटा लॉस हो जाएगा. तो हाई क्लॉक स्पीड रिक्वायर्ड है. लीनियर पावर एम्पलीफायर रिक्वायर्ड है. सो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, राइट? सो दो ऑप्शंस तो सेम ही थे.
ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन लो फ्रीक्वेंसी बैंड आर, जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे हम ट्रांसमिशन मीडिया कौन से यूज करते हैं, एयर, वाटर और कॉपर केबल। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ही हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं रहता है, एयर, वाटर, कॉपर केबल के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एयर, वाटर, कॉपर केबल में बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे, सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, राइट। सो ट्रांसमिशन मीडिया यूज फॉर मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम फ्रीक्वेंसी पर हम कॉपर केबल को यूज करते हैं। मैश्ड फिल्टर टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये हम यूनिट 4 में भी डिस्कस करेंगे। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक्स। सो जब भी हम मैश्ड फिल्टर यूज करते हैं इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये डिजायरेबल होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो में इंक्रीज करना चाहिए। फॉर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम द आई पैटर्न विल बी परफेक्टली क्लोज्ड। आई पैटर्न क्या बताता है, आई जो होती है, आई पैटर्न इज अ पैटर्न जिससे हमें पता लगता है कि सिग्नल में कितने लॉसेज आए हैं, सिग्नल में कितना एटीन्यूएशन हुआ है। अब ये जो आई की ओपनिंग है, ये जो पैटर्न हमें दिखता है, इस पैटर्न में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप थ्योरी वाले लेक्चर में आई पैटर्न वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, राइट। सो वो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वहाँ से बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दैट वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो नाउ यहाँ पर ये जो आई की ओपनिंग होती है, आई की जो ओपनिंग होती है ये बताती है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा हमारे पास लॉसेस कम है। अगर ये आई बिल्कुल ही क्लोज हो गई विच मीन्स हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होएगा तो आई क्लोज हो जाएगी। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कैन हैंडल एनालॉग सिग्नल, 1D सिग्नल एज वेल एज 2D सिग्नल। सो अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ही बात कर रहे हैं। यू आर गेटिंग माई वॉइस, यू आर गेटिंग माई वीडियो एज वेल, तो ये 2D सिग्नल है, तो आपको 2D सिग्नल भी मिल रहा है, एनालॉग सिग्नल भी मिल जाएगा, राइट। सो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी सिग्नल हम सेंड कर सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन इज लेस सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जबकि हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, इजी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट एनालॉग सिग्नल्स की जब हम बातें कर रहे थे, थ्योरी लेक्चर्स आई होप आप सबने देखे हैं। सो अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, एक और पर्सन यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, तो अगर दो लोग बात करने लग जाएंगे यू वोंट बी एबल टू लिसन टू एनीवन ऑफ अस। बट अगर मैंने अपने सिग्नल को एक अलग कैरियर पे भेज दिया, उसके सिग्नल को एक अलग फ्रीक्वेंसी के कैरियर पे भेज दिया, और आपके एंड पर मैंने अलग अलग जगह पर दोनों सिग्नल्स को रिसीव करवाया, सो क्या होएगा, हम दोनों सिग्नल्स को सुन सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। सो मल्टीप्लेक्सिंग ईजी हो जाता है जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। ईजी प्रोसेसिंग, सिग्नल्स को प्रोसेस करना भी ईजी होता है, रिलायबल होता है, स्टोर करना भी ईजी रहता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन। What is necessary for digital communication? Precision, टाइमिंग नेसेसरी है। टाइमिंग अगर आपने चेंज करी तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग इंफॉर्मेशन, टाइमिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डिजिटल कम्युनिकेशन में। प्लस द करेक्टर सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दीज। What are the disadvantages of digital communication? It needs more bandwidth, right? ये तो एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज है ही, it is more complex. Again, it is also a disadvantage. So it needs more bandwidth and also it is more complex than the analog communication. बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए क्योंकि इस पे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के भी सिग्नल रहते हैं। जब हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बना देते हैं वो 1-0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 1-0 का सिग्नल होता है वो स्क्वायर वेव होता है। स्क्वायर वेव में बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहते हैं, राइट। सो बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होगी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को भेजने के लिए। प्लस कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल में बात करते हैं रियल वर्ल्ड में। अभी मैं जो बात कर रही हूँ एनालॉग है, अब आपके तक पहुंचना है तो इसको डिजिटल बनना पड़ेगा। डिजिटल बनने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स करने होंगे, लाइक सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, राइट, एंड कोडिंग। सो बहुत सारे प्रोसेसिंग ब्लॉक इंक्रीज हो रहे हैं, सो कॉम्प्लेक्स भी है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ISDN, मॉडेम, क्लासिकल टेलीफोनी, ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। विच सिस्टम यूजेस डिजिटल ट्रांसमिशन? ISDN और LAN दोनों में ही डिजिटल ट्रांसमिशन यूज होता है। The interval of frequency outside which the spectrum is zero is called absolute bandwidth. जहाँ के बाद हमारा स्पेक्ट्रम जीरो हो जाता है वो हमारी बैंडविड्थ, राइट।
सो अभी हमें बैंडविड्थ पता होनी चाहिए जहाँ पर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी रेंज है, राइट, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज द बैंडविड्थ. द एटेन्यूएशन लेवल इन बाउंडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एटेन्यूएशन लेवल बाउंडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए 35 और 50 रहता है. सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल इन डिजिटल कम्युनिकेशन आर सिंबल सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेम एज वेल एज कैरियर सिंक्रोनाइजेशन. सारे सिंक्रोनाइजेशन हमें चाहिए रहते हैं. डिजिटल सिस्टम इंक्लूड बेटर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, राइट, यहाँ पर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बेटर रहेगा, राइट, हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा. अगर मेरे को एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही डेटा भेजना है, आई हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, वी कैन डू इट विद द डिजिटल कम्युनिकेशन. इट इज हैविंग डिफिकल्ट डेटा मल्टीप्लेक्सिंग, नो, मल्टीप्लेक्सिंग बहुत ईजी हो जाता है. ह्यूमन वॉइस सिग्नल लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 3 हर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज से हम की रेंज में हमारा ह्यूमन वॉइस होता है. चैनल कोडिंग कैन बी यूज टू अचीव, चैनल कोडिंग क्या करता है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज. तो चैनल कोडिंग करते ही हम लोगों के नॉइज का इफेक्ट कम हो जाता है, हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कहाँ एरर है और उस एरर को करेक्ट भी कर पाते हैं. मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बेस बैंड सिग्नल टू बैंड पास सिग्नल. अब बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, जो हमने सिग्नल, लेट सपोज अभी मैं बात कर रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ ये सिग्नल जनरेट हो रहा है बेस बैंड सिग्नल. बेस बैंड सिग्नल जो 0 के आसपास रहेगा सिग्नल. अब जब हम कैरियर से सुपर इम्पोज करवाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है 0 से लेकर लेट सपोज कुछ FM फ्रीक्वेंसी तक इसकी बेस बैंड सिग्नल की रेंज है, राइट, बट अब जब मैं कैरियर से सुपर इम्पोज करवा दूंगी, ये फ्रीक्वेंसी अब FC पर चले जाएगी, राइट. सो यहाँ FC पर सेंटर्ड हो जाएगा यही सिग्नल, ओके, एंड FC प्लस FM और FC माइनस FM तक जाएगा. सो अब ये क्या बन गया, ये बैंड पास सिग्नल बन गया. बेस बैंड से कैरियर पे सुपर इम्पोज करवाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी बेस बैंड सिग्नल बैंड पास सिग्नल बन जाएगा. मैसेज सिग्नल कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद बेस बैंड. मैसेज सिग्नल तो मैंने अभी आपको बताया बेस बैंड सिग्नल होएगा. चैनल कोडिंग कैन बी यूज टू अचीव इंक्रीज इन रिडंडेंसी, रिडंडेंसी इंक्रीज कर देता है चैनल कोडिंग. The correct sequence of block in block schematic representation of digital communication. अब डिजिटल कम्युनिकेशन का जो ब्लॉक डायग्राम है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आपने देखा होगा. सबसे पहले हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, फिर सोर्स एनकोडर, चैनल एनकोडर, देन वी हैव चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ये ब्लॉक डायग्राम आप आई होप आपने देखा होगा. डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस डिस्क्रीट मैसेज सीक्वेंस. डिस्क्रीट मैसेज सीक्वेंस को यूज करता है, और डिस्क्रीट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस कंटिन्यूअस कैरियर सिग्नल. कैरियर हमेशा कंटिन्यूअस होएगा, मैसेज डिक्रीज होएगा, राइट. सो मैसेज को डिस्क्रीट करने के लिए एडिशनल ब्लॉक बनाते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उसे कंटिन्यूअस कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज करवा देते हैं. ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको कि कैरियर कंटिन्यूअस ही रहता है. Demodulation is a process of transferring band pass signal to baseband signal, राइट. जो बैंड पास सिग्नल हमने बनाया था उसको वापस से बेस बैंड सिग्नल में लाना, कैरियर को हटाना, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हटाना, उसको वापस से 0 पे सेंटर करना, उसे हमें डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं. The dash rate defines the number of data elements sent in 1 second. The dash rate is the number of signal elements sent in 1 second. So जो data elements sent in 1 second होता है वो होता है data rate. So signal rate क्या होता है, signal elements sent in 1 second. In a unipolar scheme, all of the signal level are on one side of the time axis, either above or below. राइट. सो यूनिपोलर जो स्कीम होता है, लाइन कोडिंग स्कीम्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी स्कीम्स हमने डिस्कस करी थी. सो यूनिपोलर जब स्कीम होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो 1 होता है उसे आइदर 5 से या -5 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो 1 को कभी भी हम दोनों सिस्टम से रिप्रेजेंट नहीं करते. 5 और -5 दोनों एक साथ यूज नहीं होएगा, या तो हम 5 यूज करेंगे या हम -5 यूज करेंगे. सो ऑल वंस आर रिप्रेजेंटेड विद आइदर 5 और all ones are either represented with -5. So let's suppose अगर मेरे पास 1011 है तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5055, राइट. या फिर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -50 -5 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये यूनिपोलर है, एक ही पोल में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. The idea of RZ and the idea of NRZL are combined into the differential Manchester. Differential Manchester scheme में RZ और NRZL दोनों का ideas combine करते हैं. Unipolar, bipolar and polar encoding are the types of
लाइन एनकोडिंग, ये तो आप सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। विच एनकोडिंग मेथड यूजेस ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वंस। सो अगर हमारे पास दो वन है, सो इनको अलग से रिप्रेजेंट करना कैसे होगा? जो फर्स्ट वन है उसे हम लेट सपोज 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वन को -5 से, 0 को 0 से, राइट। सो ये किस लाइन कोडिंग स्कीम में होता है? ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में। सो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेड विद +5, सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेड विद -5, राइट। सो जो ऑल्टरनेट वन रहेंगे उनको हम अलग अलग ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। which quantization level will result in more faithful reproduction of the signal। जितने ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल होंगे उतना अच्छा सिग्नल रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास ये कोई सिग्नल है, राइट, और अब आपको दो ही क्वांटाइजेशन लेवल चाहिए। इससे नीचे के सिग्नल को आप 0 बोल रहे हैं, इससे ऊपर के सिग्नल को आप 1 बोल रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड मैं 32 क्वांटाइजेशन लेवल ले रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? इस सिग्नल को अच्छे से रिप्रोड्यूस करवा पाएंगे। इस केस में अगर सिर्फ हमने 2 लेवल ले लिए तो हमारे को सिग्नल का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जितने ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल उतना अच्छा रिप्रोडक्शन। ब्लॉक कोडिंग कैन हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन एज वेल एज एरर डिटेक्शन एट द रिसीवर। जो ब्लॉक कोडिंग करते हैं हम देखेंगे यूनिट 5 में, इट कैन हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन ऑल्सो, सिंक्रोनाइजेशन भी करवाता है और एरर भी डिटेक्ट करवाता है। कोई एरर आ गया जैसे चैनल के थ्रू पास करता है, जब इंफॉर्मेशन एरर्स आ जाते हैं उसमें, इस एरर डिटेक्शन में भी ब्लॉक कोडिंग हेल्प करती है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइन कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग कैन हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर डिटेक्शन। सो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। 2 कॉमन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। स्क्रैम्बलिंग टेक्निक कौन सी होती है? B8ZS एंड HD-B3। दोनों के बारे में मैंने थियरी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है, जाकर आप देख लीजिए। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल अबाउट देम। सो now coming to the next question, in a typical digital communication system demodulator can said to be। demodulator को क्या बोलते हैं? सिग्नल मैपर भी बोलते हैं उसे, राइट। डिसीजन मेकर, एरर डिटेक्टर, एरर करेक्टर, ये सब गलत ऑप्शन है। 2 सिग्नल्स आर नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जब नॉन ऑर्थोगोनल रहेंगे मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। जब दोनों नॉन ऑर्थोगोनल है तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, राइट। जब 90 डिग्री एंगल नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होएगा ही नहीं। For the first hand account of establishment of communication link at the receiver, we should use I pattern। I pattern से हमें पता लगेगा जब भी हम पहला communication system हम उसको establish कर रहे हैं, so हमें पता लगेगा I pattern से कि कितने losses हैं, इसको अगर हमने कुछ इसमें modification करे तो कैसे required changes आ रहे हैं signal reception पे। So I pattern हमें बताएगा कि हमारा जो signal detection हो रहा है उसमें कितने लॉसेस इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। आइडियल लाइन कोड हैज, आइडियल लाइन कोड में मिनिमम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होनी चाहिए 0 फ्रीक्वेंसी पर, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कम होनी चाहिए इन द आइडियल लाइन कोड। सो डीसी वॉन्डरिंग इन द लाइन कोड कैन बी टेकन केयर बाय। डीसी वॉन्डरिंग क्या होती है? जब हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ 0, लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ 1 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? B8ZS HD-B3 वाले कोडिंग से हम कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ 0 और कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ 1 को रिमूव करते हैं, राइट। सो कोडिंग टेक्निक को यूज कर कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ 0 और 1 को रिमूव करना। द बेस्ट लाइन कोड फ्रॉम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी परस्पेक्टिव इज। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेस्ट किसकी होगी? मैनचेस्टर कोड की। द वर्स्ट लाइन कोड इन द फ्रॉम द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी परस्पेक्टिव, पोलर NRZ, राइट। पोलर NRZ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सबसे बेकार। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी और पावर ऑफ द सिग्नल, राइट। सो एनर्जी और पावर ऑफ द सिग्नल बताता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। 2 सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल इफ, ऑर्थोगोनल अगर सिग्नल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है उनके बीच में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेवफॉर्म इनटू द सिंगल पॉइंट इन द सिग्नल स्पेस इज कॉल्ड। पूरा जो वेवफॉर्म है उसे एक सिंगल पॉइंट पर अगर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो उसे बोलते हैं प्री डिटेक्शन पॉइंट, राइट। ये आप याद रख सकते हैं। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ गुड लाइन कोड शुड प्रेफरली हैव। सो जो गुड लाइन कोड है, जैसे कि मैनचेस्टर कोड मैंने आपको बताया, उसका सबसे अच्छा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। उसमें क्या होना चाहिए? 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिनिमम होना चाहिए, 0 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कम होना चाहिए।
अ पल्स शेपिंग फिल्टर शुड सेटिस्फाई 2 रिक्वायरमेंट. पल्स शेपिंग फिल्टर में 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी रियलाइजेबल एंड हैव प्रॉपर रोल ऑफ फैक्टर, राइट. सो रियलाइजेबल होना चाहिए एटलीस्ट, और रोल ऑफ फैक्टर इसका प्रॉपर होना चाहिए. आई डायग्राम इज अ प्रैक्टिकल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. मैंने अभी आपको बताया था कि कितने लॉसेज आ रहे हैं, कितना गेन आ रहा है, कैसे सिग्नल डिटेक्ट हो पा रहा है, ये सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई डायग्राम. सो ऑल ऑफ यू नीड टू वॉच द आई डायग्राम वीडियो, लाइन एंड कोडिंग वीडियोस. दीज 2 वीडियोस आर रियली इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां पर मैंने बात करी थी कंपोनेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. Gram-Smith orthogonalization procedure is used to identify linear independent set of signals. Gram-Smith orthogonalization से हमें क्या पता लगता है कि 2 सिग्नल्स कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इसे हम तभी यूज करते हैं जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन से 2 सिग्नल लीनियरली इंडिपेंडेंट है. विच सर्किट इज कॉल्ड एज रीजेनरेटिव रिपीटर? डिजिटल सर्किट. सो जब भी डिजिटल सर्किट्स हम यूज करते हैं तो यहाँ पर रिपीटर्स का एप्लीकेशन हो जाता है. एनालॉग सिग्नल में प्रॉब्लम यही था कि वी कैन नॉट यूज द रिपीटर्स. डिजिटल में हम रिपीटर्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाता है. अब नाउ इफ आई वांट टू टॉक टू अ पर्सन इन लंदन, आई कैन डू दैट, क्योंकि रिपीटर्स वहाँ पर रहेंगे जो एम्पलीफाई कर देंगे सिग्नल को. How many different combinations can be made from an n bit value? n bit value से कितने combination बन सकती है? 2 raised to power n. Let's suppose अगर हमारे पास n2 है तो 4 values बनती हैं 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So 2 raised to power n combination. Which block or device does the data compression? Right? कौन सा block और device data compression करता है? Source encoder. Encoder हमेशा data compression करता है. Pulse shaping is done by which block or system? Pulse code modulator. Pulse code modulator PCM is going to do the pulse shaping, right? So ये भी अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, it was there in your analog communication subject as well. Pulse code modulator, sampler, quantizer, encoder, these things you have already studied. तो उनका बस basics है इस यूनिट में. Equalizer is used to do the filtering, diminish distortion. Equalizer हमेशा हम distortions को कम करने के लिए, जितने distortions आ गए हैं जब सिग्नल चैनल के थ्रू प्रोपोगेट करता है उसमें distortions आ जाते हैं, it is used to remove those distortions. High frequency noise को remove करना है, we can use the equalizer. Source coding block is used for, source coding किस लिए करते हैं? compression के लिए, digitization के लिए, as well as analog to digital conversion के लिए, right? So 3 इसके operations हैं. Power spectral density function is a real and even function, right? It is these are the properties of PSD function. ये भी मैंने डिस्कस करी है, आप देख सकते हैं थियरी वीडियो. It is real and even function. It never have a negative value, right? PSD जो वैल्यू रहेगी हमेशा स्क्वायर रहता है, तो it will never have any negative value. It is periodic. So all of the mentioned. Power spectrum describes the distribution of variance under the frequency domain. कितना वेरिएंस आ रहा है अंडर द फ्रीक्वेंसी डोमेन, दैट इज डिनोटेड बाय द पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी. वीनर किंचन थ्योरम क्या होता है? वीनर किंचन थ्योरम से हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को रिलेट करते हैं. स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या करता है? आपस में फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर बनाता है, एंड दिस इज द वीनर किंचन रिलेशन. How can the power spectral density of non-periodic signal can be calculated? अगर हमारे पास अब नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो हम क्या करेंगे? ट्रंकेट करेंगे सिग्नल को, और अलग अलग उसके ट्रंकेशन वाले जो पैरामीटर रहेगा, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालेंगे. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रंकेशन, and then we can find out the power spectral density. The process of data conversion along with the formatting the data, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटा कन्वर्जन और फॉर्मेटिंग इज सोर्स कोडिंग. What are the disadvantage of digital communication? It needs more bandwidth and is more complex. What are the main feature of transmitter? Transmitter, high clock speed, linear power amplifier, directional antennas, right? So ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि it is having directional. जो मैंने पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करा था, we were not having the directional antennas there. सो जब भी मैं ट्रांसमीटर की बात करूंगी, ट्रांसमीटर में डायरेक्शनल एंटेना होने चाहिए, क्योंकि जो मेरा रिसीवर है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर है, बहुत दूर होएगा रिसीवर, तो मेरे को अपनी सारी एनर्जी गेन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना फोकस करना पड़ेगा. इट विल बी लीनियर पावर एम्पलीफायर. द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी, इंफॉर्मेशन कैसा हो सकता है? पैकेटाइज्ड एज वेल एज इट कैन बी कंटिन्यूअस. द बेसिक ट्रांसमिशन रिसेप्शन सिस्टम इज अ
3 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। मॉड्यूलेशन चैनल कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर एज वेल एज सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉड्यूलेशन करते टाइम हम क्या करेंगे? पहले एम्पलीफाई करेंगे सिग्नल को, फिर उसको सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में डालेंगे फॉर द मॉड्यूलेशन। अ सिग्नल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल बाय, सैंपल से सिग्नल को निकालना हो। सो सैम्पलिंग करते टाइम हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। जब डिस्क्रिटाइज करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाते हैं। अब जैसे ही हम इस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटा देंगे, हम सिग्नल को वापस जनरेट कर सकते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटाने के लिए लो पास फिल्टर यूज होता है। What is practically realizable? A train of pulses. Impulse train practically realizable नहीं है, train of pulses को ही हम practically realize कर सकते हैं. Which method is called as differential encoding? NRZM को हम differential encoding बोलते हैं, right? The return to zero waveform consists of, return to zero किस में हो सकता है? Unipolar RZ, bipolar RZ and alternate mark inversion में. So all of them. इसके लिए आपको लाइन कोडिंग वाली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच वेव फॉर्म लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपोजिट 1 हाफ बिट वाइड पल्सेस। सो जो लॉजिक 1 को हाफ वेव से और फिर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बायपोलर RZ, राइट? इन विच वेव फॉर्म लॉजिक 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल एम्पलीट्यूड ऑल्टरनेटिंग पल्सेस। मैंने बताया था आपको 1 को ऑल्टरनेटिंग पल्सेस से कब रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में। As the eye opens, जितना आई ओपन हो जाएगा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएगा, सिग्नल क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। The method in which the tail of one pulse smears into the adjacent symbol interval, तो जब एक सिग्नल की टेल दूसरे सिग्नल के ऊपर स्मीयर कर जा रही है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। सो ये सिग्नल और ये सिग्नल आपस में इस पोर्शन में इंटरफेयर हो रहे हैं, दिस इज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। If each pulse of the sequence to be detected in sync shape, the pulse can be detected without ISI. So अगर हम sync shape में भेजेंगे, sync shape में भेजने पर without ISI हम सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। What is symbol rate packaging? Symbol rate packaging is the maximum possible symbol transmission rate. जितने maximum possible symbol rate से हम सिग्नल को भेज सकते हैं। For two vectors to be orthonormal, the vector are also said to be orthogonal. हमेशा orthonormal vector orthogonal होते हैं। orthonormal vector क्या होते हैं? जो 90 डिग्री भी है और आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है, राइट? ऑर्थोगोनल क्या होते हैं? जो सिर्फ 90 डिग्री है। सो रिवर्स इज ट्रू, नो, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे तो मतलब वो बस 90 डिग्री है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इट नीड नॉट टू बी इक्वल टू 1। सो रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑर्थोगोनल हमेशा ऑर्थोनॉर्मल नहीं होंगे, बट ऑर्थोनॉर्मल हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। ISI में भी रिमूव्ड बाय डिफरेंशियल कोडिंग या फिर सिंक पल्स को आप यूज कर सकते हैं। टाइमिंग जिटर इज डेविएशन इन द लोकेशन ऑफ पल्सेस, तो जो लोकेशन है पल्सेस की वो चेंज हो जाएगी, दैट इज द टाइमिंग जिटर। और टाइमिंग जिटर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगेन फ्रॉम द आई डायग्राम। Which is the most commonly used line coding format with best overall desirable properties? BP, AMI and RZ, right? So these are the best coding format. On-off signaling is known as unipolar signaling. Unipolar signaling मतलब on-off, या तो on state पर है मतलब 5 पर है या फिर 0 state पर है, that is unipolar signaling. A line code which has 0 DC element for pulse transmission of random binary data is BPRZAMI. So यहाँ पर 0 DC एलिमेंट रहेगा। DC एलिमेंट क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं +5 से, दूसरे 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं -5 से। सो DC एलिमेंट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, नियरली कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? सो अगर हमारे पास ऑड वंस रहेंगे तो यू कैन हैव अ डाउट कि ये तो DC एलिमेंट नहीं कैंसिल आउट होएगा, बट वो बहुत कम होएगा इन कंपैरिजन टू अदर लाइन कोडिंग स्कीम्स, राइट? सिर्फ एक 1 का अगर +5 है, एक 1 का -5 है, वी कैन नेग्लेक्ट इट। इवन 1 है तो हमेशा 0 रहेगा। A scheme in that 1 is represented by a positive pulse for half of the symbol, a negative pulse for remaining half of the symbol, and 0 the order is inverted is defined as. So जब 1 को हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Positive 1 is represented by positive pulse for half duration and negative pulse for half duration. 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव पल्स फॉर हाफ ड्यूरेशन एंड द पॉजिटिव पल्स फॉर हाफ ड्यूरेशन। ये किस केस में होता है? मैनचेस्टर कोडिंग स्कीम में होता है।
AMI is another name of bipolar scheme, right? So bipolar को AMI भी बोलते हैं क्योंकि 1 को प्लस और 5 प्लस 5 माइनस 5 दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं. Equalizer is used to it is used to equalize the distortion introduced by the channel. Distortions खत्म करने के लिए equalizer को use करते हैं. I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ आएंगे. किसी भी question में कुछ भी doubt है, लगता है कि explanation और अच्छे से चाहिए, या तो आप theory lecture में जाकर देख लीजिए. Theory lectures में already सब कुछ explained है. And otherwise you can put the doubt in the comment. अगर आपके किसी दोस्त का comment में doubt आया हुआ है and you know the answer, please reply him, because I might not be able to reply each one of you, and if you can help him, it is better. You should help him. So if you like the video, please push the like button, subscribe to the channel, share it with your friends and give me your feedback. And please stay tuned for the next videos. जल्दी आएंगी, सारी videos आएंगी. I was not well, so I was not able to send you the videos, but now I will be giving you all of the videos before your exam. I know the exam is on 3rd and I am going to give you all of the videos before that. Okay, so stay tuned for the next videos. Thank you so much.